हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए टॉपिक है फैमिली क्रूसीफेरी, जिसका नया नाम है ब्रेसिकेसी। और आज हम ब्रेसिकेसी के फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला सभी के बारे में स्टडी करेंगे। कंप्लीटली स्टडी करेंगे इस फैमिली की। चलिए आज बात करते हैं, सीधे चलते हैं फैमिली ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी की तरफ। देखिए, फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, इस फैमिली के अंतर्गत देखिए ब्रेसिका, जिसको हम सरसों कहते हैं, मूली, टर्निप, सलजम, मूली, सलजम या सरसों आदि पौधे इस फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और इस फैमिली में देखिए, जो सबसे पहले ये जो प्रश्न है वो किस प्रकार आते हैं, ये प्रश्न जो है इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए और इसके अलावा जो बीएससी में बच्चे बायो ग्रुप से पढ़ रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये फैमिली अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। और इस फैमिली के बारे में आप लोग जान पाएंगे कि कैसे हम किसी फैमिली को तैयार करते हैं और उसके जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं उनकी ब्रीफ स्टडी हम कैसे करें, तो ये तो हम जानेंगे ही। और इसमें ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन किस प्रकार आता है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, इसमें भी देख लीजिएगा। ये प्रश्न ऐसे आएगा कि कुल ब्रेसिकेसी के पुष्पीय लक्षणों का वर्णन कीजिए। पुष्पीय लक्षण का मतलब फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बताइए आप, तो उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स आपको बताने हैं और इसके पुष्प आरेख, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला, तो पुष्प आरेख और पुष्प सूत्र भी दीजिएगा। और इस कुल में पाए जाने वाले जो आर्थिक महत्व के पौधे हैं उनके वानस्पतिक नाम यानी कि बॉटनिकल नेम भी दीजिए। तो और इसके साथ साथ कभी कभी ग्रेजुएशन में यह भी पूछा जाता है कि इस कुल की वर्गीकृत स्थिति यानी कि सिस्टेमेटिक पोजीशन भी बताइए। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखेंगे, अब सीधे इसकी स्टडी करते हैं। देखिए, ये सिस्टेमेटिक पोजीशन यानी कि वर्गीकृत स्थिति, सबसे पहला पॉइंट वर्गीकृत स्थिति देखेंगे। तो जो इसका किंगडम है, जगत, जगत है प्लांटी यानी कि पादप जगत में रखा गया सारे पौधे जितने भी हैं वो सब प्लांटी किंगडम में ही आते हैं। उसके बाद आता है सब किंगडम, इसका फेनरोगेम्स, और फेनरोगेम्स को हम पुष्पी पादप भी कहते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको हम फेनरोगेम्स ही कहते हैं। फिर आता है डिवीजन, डिवीजन इसका है डाइकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स का मतलब है द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री यानी कि इसमें जो बीज होंगे वो कैसे होंगे, बीज के आधार पर ये पौधे द्विबीजपत्री कहलाते हैं। इनके सीड में दो कोटिलेडन पाए जाते हैं। सीरीज आता है थैलेमीफिलोरी और ऑर्डर है इसका पैराइटेल्स और फैमिली इसकी ब्रेसिकेसी रखी गई है। अब आता है देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ये यहाँ पर सिस्टेमेटिक पोजीशन कंप्लीट हो जाता है। सिस्टेमेटिक पोजीशन आप करेंगे सबसे पहले, और दूसरा पॉइंट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। तो वितरण में देखेंगे तो ये जो प्लांट्स हैं ये टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। ये ग्रो करते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में जहां पर सर्दी और गर्मी दोनों पाए जाते हैं। तो दोनों ऋतुएं आती हैं, दोनों सीजन आते हैं, तो वहां पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। वर्ल्ड में देखिए लगभग 3200 स्पीसीज यानी प्रजातियां पाई जाती हैं, और जबकि इंडिया में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या 138 होती है। अब आता है देखिए तीसरा पॉइंट, इसमें लिखते हैं हम जब फैमिली का वर्णन करेंगे फैमिली में तो लिखेंगे हम हैबिट। तो तीसरा पॉइंट आएगा हैबिट। हैबिट में लिखेंगे ये देखिए इनका स्वभाव कैसा होता है। ये एनुअल होते हैं, वार्षिक, बाइएनियल द्विवार्षिक और पेरेनियल बहुवार्षिक, यानी कि जिनका जीवन चक्र एक साल में कंप्लीट हो जाता है तो उनको हम एनुअल कहते हैं यानी कि वार्षिक कहते हैं। और बाइएनुअल जिनका जीवन चक्र 2 वर्ष तक चलता है, 2 वर्ष में कंप्लीट होता है, उनको बाइएनुअल यानी द्विवार्षिक। और जो अनेक सालों तक, 2 से अधिक सालों तक जीते हैं, ये जिनका जीवन चक्र चलता है जिन प्लांट्स का, तो उनकी हैबिट होती है पेरेनियल्स यानी बहुवार्षिक। एनुअल प्लांट्स होते हैं सरसों, मूली और शलजम यानी कि रेडिश और टर्निप जो प्लांट हैं ये द्विवार्षिक होते हैं। और उसके बाद आता है बहुवार्षिक। फ्रेंड्स, बहुवार्षिक जो प्लांट्स हैं वो हैं, ठीक है, जिसको हम वॉल फ्लावर भी कहते हैं, और इसका नाम है चीरैंथस चीरी। तो चीरैंथस चीरी जो पौधा है जिसको वॉल फ्लावर कहते हैं, ये इसका पेरेनियल प्लांट यानी पेरेनियल ट्री होता है। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट लिखेंगे इसमें, इस फैमिली में रूट। तो इसमें जो रूट्स होती हैं
जड़ें जो होंगी वो टैप रूट होंगी। टैप रूट का मतलब होता है मूसला जड़। मूसला जड़ इस क्रूसीफेरी यानी कि ब्रेसिकेसी फैमिली में जड़ें जो है मूसला जड़ें पाई जाएंगी। ये जमीन के अंदर गहराई में स्थित होती हैं और इनसे क्या होती है, और मूसल के आकार फ्लैसी हो जाती हैं, थोड़ी मोटी हो जाती हैं, फूलकर भूमि में गहराई में प्रवेश कर और फ्लैसी हो जाएंगी, मांसल हो जाएंगी, मोटी हो जाती हैं और इनमें टर्शियरी और सेकेंडरी रूट्स भी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्राइमरी रूट्स पाई जाती हैं। तो ये शाखित होती हैं। तो इस प्रकार की जड़ें टैप रूट कहलाती हैं और भूमि में गहराई में स्थित होती है। फिर आता है लीफ। इसकी जो लीफ है फ्रेंड्स वो होती है कोलाइन एंड रेमल। कोलाइन लीफ इसलिए कहते हैं, देखेंगे इसको, कि जब ये जो तना है तो तने पर जो लीव्स लगेंगी तो तने की लीव्स को हम क्या कहेंगे, स्तंभिक यानी कि कोलाइन कहते हैं, जो स्तंभ पर लगी रहती हैं। कि सरसों की लीफ स्तंभिक होगी, स्तंभ पर लगी होगी, शाखित। ये शाखित कैसे होती है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा है फ्रेंड्स, तो ये जो सरसों की लीफ है तो जो तने पर लगी रहती है फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या है, कुछ शाखाएं भी इसमें डेवलप हो जाती हैं। इस प्रकार से आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये जो लीफ है यहां लगी है, ये मध्य शिरा होगी और यहीं से क्या है कि कुछ छोटी छोटी लीफ भी इसके साथ यानी कि ये शाखित हो जाती है। तो इस प्रकार की लीफ को हम क्या कहेंगे, रेमल कहते हैं, यानी कि शाखित हो गई, इसमें और शाखाएं भी लीफ की निकल जाती हैं और ये तो तने पर लगी होती है, तने पर। तो इस प्रकार की लीफ क्या होगी, रेमल होगी। और एक पत्ती के साथ फिर जो अगली जो पत्ती होगी वो फ्रेंड्स क्या होगी, वो अलग लगी होगी, यानी कि एकांतर क्रम में, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो ऐसी पत्तियां जो एक साथ समूह में नहीं पाई जाती, एक ही पाई जाती है एक समय में लीफ में। ये जो लीफ लगी हैं देखिए लीजिएगा इसको, ये सारी लीव्स हैं। तो ये जो लीव्स हैं तो ये क्या है, एकांतर है, 1 2 3 अलग अलग लगी हैं। तो इसको, इस कंडीशन को, जो पत्तियां हैं ये क्या कहलाएंगी, अल्टरनेट कहलाती हैं, यानी कि एकांतर कहलाती हैं। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इसकी पत्तियां अल्टरनेट होती हैं। इसके हम फ्लोरल कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, विभेदीय लक्षण लिख रहे हैं, तब इसमें देखेंगे। और उसके बाद आता है इसकी जो पत्तियां हैं ये एक्स स्टिपुलेट होती हैं, अनुपर्णी होती हैं। एक्स स्टिपुलेट का मतलब ये होता है, देखेंगे आप कि जो पत्तियां हैं जनरली बहुत सारे पौधों में जहां से पत्ती डेवलप हो रही है, ये पत्ती निकलती है, तो इसके साथ साथ क्या होता है, एक स्टाइप्यूल पाया जाता है। स्टाइप्यूल यानी कि कांटे जैसा एक पत्ती के साथ लगा रहता है, जिसको हम स्टाइप्यूल या कंटक कहते हैं। तो इन पौधों में कहीं भी कंटक इनके साथ नहीं निकलता, इसीलिए इनको हम अनुपर्णी कहते हैं, एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी पत्ती में, एक्स स्टिपुलेट। तो अनुपर्णी होंगी पत्तियां। एकांतर भी समझ में आ गया, एक अकेले ही लगी रहती हैं तने पर एकांतर क्रम में, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। उसके बाद ये सारी, ये जो पत्तियां हैं ये कहलाती हैं सिंपल, क्योंकि अलग अलग एक ही पत्ती एकांतर क्रम में लगी रहेगी, तो ऐसी पत्तियों को क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे। अब आता है देखिए एक पॉइंट और बचा लीफ के विषय में, जो रेडिश और टर्निप में पाई जाती है उसको कहते हैं मूलज। रेडिकल लीव्स कौन सी होती हैं, तो ऐसी लीव्स रेडिकल कौन सी वाली होंगी, आपने देखा होगा मूली या सलजम में, अगर हम सलजम की संरचना बनाएं, ये हमने सलजम बनाया और ये इधर और मूली बनाते हैं, तो मूली और सलजम में फ्रेंड्स आपने देखा तो ये क्या है, ये इनके मूल हैं, यानी कि जड़ें हैं। मूल यानी कि रूट है और टैप रूट है, भूमि में भोजन स्टोरेज करके मोटी हो गई है ये भोजन संग्रहित होने से। तो ये मूल के साथ ही, मूल से ही जो लीव्स डेवलप हो रही हैं, तो उन लीव्स को क्या कहेंगे हम, उन रेडिकल कहेंगे। ऐसी लीव्स क्या कहलाती हैं, रेडिकल। ऐसे ही मूली में आपने देखा होगा कि मूल के साथ ही है, मूल से ही उत्पन्न हो रही है, यानी कि जड़ से जो पत्तियां लगी रहती हैं, ऐसी लीव्स को हम क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे।
और ये जो रेडिकल यानी कि मूलज पत्तियां हैं, ये सब पत्तियों के भी बारे में आप लोगों को बताया गया है फ्रेंड्स। तो ये जो पत्तियां हैं ये कौन कौन से प्लांट्स में पाई जाएंगी? सलजम में यानी टर्निप में और मूली में, ये रेडिश में और टर्निप में इस प्रकार की लीव्स देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए कि फ्रेंड्स अगला पॉइंट है इसका इनफ्लोरेसेंस यानी कि पुष्प क्रम। तो जो इसमें सरसों के पौधे में ही हम आधार बनाकर हम इसको आपको बता रहे हैं, ये तो लीव्स हो गई एकांतर क्रम में लगी हुई, और जो पुष्प क्रम है फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो जहां पर जिस शाखाओं पर पुष्प आते हैं, यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा चित्र बना लेते हैं जिससे और दूसरे पॉइंट्स भी आसानी से आ जाएं। तो जिस अक्ष पर, इस अक्ष पर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, ये फ्लावर आना शुरू हुए, तो आपने देखा होगा तो सारे फ्लावर जो आते हैं जिस अक्ष पर वो अक्ष ऊपर की ओर बढ़ता रहता है और फ्लावर आते रहते हैं, और ऐसे एक के बाद दूसरा, और ये अक्ष की लंबाई लगातार बढ़ती रहती है, फ्लावर्स आते रहते हैं। लेकिन किसी भी फ्लावर के साथ पत्ती नहीं होती है। लेकिन चलिए ये तो हम अगले पॉइंट्स में बताएंगे। तो ये सारे फ्लावर आ रहे हैं सरसों के, और ये सब फ्लावर्स क्या है? बिना पत्ती के हैं, और ये अक्ष लगातार वृद्धि करता रहता है, नीचे के फ्लावर आते रहते हैं और नीचे के फ्लावर्स क्या फल का निर्माण करते रहते हैं, नीचे वाले में फ्रूट बनते रहते हैं, फली बनती रहती हैं, और ऊपर का अक्ष लगातार वृद्धि करता रहता है। तो ऐसे पुष्प क्रम को हम क्या कहते हैं? रेसीम कहते हैं। और रेसीम का मतलब है असीमाक्षी। इसी से पता चलता है असीमाक्षी से कि इसका जिस अक्ष पर फ्लावर आ रहे हैं, जिस एक्सिस पर, तो वो अक्ष क्या है? निरंतर वृद्धि करता रहेगा और फ्लावर आते रहते हैं, और इसमें शाखित भी हो जाता है, शाखाएं भी निकल आती हैं। तो इस प्रकार का पुष्पक्रम क्या कहलाएगा? रेसीम या असीमाक्षी। हमें पुष्पक्रम चाहे ना हमें डायग्राम नहीं बनाना होता है, सिर्फ हमें लिखना होता है इसमें कि इन्फ्लोरेसेंस कैसा असीमाक्षी होता है। हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं फ्रेंड्स ताकि आप लोगों को ये जानकारी हो कि रेसीम का क्या मतलब है, असीमाक्ष किसे कहते हैं। अब देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स दूसरा बिंदु है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, 7 पॉइंट होगा इसका फ्लावर। तो इसका जो फ्लावर है यानी कि पुष्प है वो किस प्रकार होगा, हम इसके बारे में भी आप लोगों को बता दें। हम पुष्प के बारे में ये लिख सकते हैं। तो पुष्प कैसा होगा? अगर हम फ्लावर की बात करें तो ये सारे फ्लावर कैसे हैं? देखो ये फ्लावर आ रहा है, और ये फ्लावर जहां से भी डेवलप हुआ है सरसों में, तो ये फ्लावर की संरचना है, और ये पत्ती इधर है और यह यहाँ पर है। तो फ्लावर के साथ कोई भी पत्ती नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन को इब्रैक्टिएट कहते हैं। तो पुष्प कैसा होगा? इब्रैक्टिएट होगा, यानी असहपत्री होगा, यानी कि पत्ती के साथ पुष्प नहीं पाया जाएगा, पत्ती पुष्प के साथ कोई भी पत्ती नहीं होगी। तो इस अवस्था को, इस कंडीशन को क्या कहेंगे? इब्रैक्टिएट कहते हैं। तो फैमिली क्रूसीफेरी में सारे पुष्प कैसे होंगे? इब्रैक्टिएट होंगे, असहपत्री होंगे, ये लिखेंगे आप पुष्प के अंदर। दूसरा आपको पॉइंट कॉमा लगा के दूसरी बात लिखनी है, ये त्रिज्या सममित का निशान है, तो इसका मतलब है एक्टिनोमॉर्फिक होगा। एक्टिनोमॉर्फिक आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया भी है कि त्रिज्या सममित, कि अगर फूल जो है, ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है, फूल को चाहे हम ऐसे काटें, इस तरह से काटें, ऐसे या ऐसे, कहीं से भी काटें, तो 2 बराबर भागों में अगर बट जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या सममित इसको कहा जाता है। तो पुष्प क्या होगा? त्रिज्या सममित होगा, दूसरा बिंदु। और इसमें पुष्प के अंदर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर, जिससे फ्रूट बनेगा, यानी कि द्विलिंगी होता है, तो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इसमें मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर साथ साथ पाई जाती हैं। ये पुष्प की संरचना है, ये कोरोला है, इनकी संख्या 4 होती है, आगे को आएगा। तो ये फीमेल स्ट्रक्चर है जिससे फ्रूट का निर्माण होना है, और ये मेल स्ट्रक्चर है एंड्रोसियम, सामूहिक रूप से जिनको एंड्रोसियम कहते हैं और अकेले को स्टामेन कहते हैं। तो मेल और फीमेल जिस फ्लावर में होंगे स्थित एक साथ होंगे, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों ही अंग पाए जाएंगे। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? द्विलिंगी या हर्मेफ्रोडाइट कहेंगे, यानी कि बाइसेक्सुअल भी इसको कह देते हैं। हर्मेफ्रोडाइट
हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी पुष्प होगा। तो देखिए ये पुष्प की संरचना आप लोगों ने देखी कि पुष्प किस प्रकार का इसमें फैमिली क्रूसीफेरी में पाया जाता है। अगला बिंदु आता है फ्रेंड्स कैलिक्स। आप 8वें पॉइंट पर आप लिखेंगे कैलिक्स। तो कैलिक्स को हिंदी में बाह्य दल कहते हैं। और पुष्प के अंदर अगर हम पुष्प की संरचना देखें तो ये जो पुष्प है, पुष्प के जो येलो कलर के पार्ट हैं, तो येलो भाग को हम क्या कहते हैं? ये जो येलो भाग होता है पुष्प में, ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार का वेनेशन उसमें पुष्प में देखने को मिलेगा, सरसों के पुष्प में। तो ये तो बाह्य, ये तो दल होते हैं यानी कि कोरोला होते हैं इसमें, दल पुंज। और कोरोला के ठीक नीचे क्या स्थित होते हैं? ये बाह्य दल स्थित होते हैं थोड़े से। तो इनकी बाह्य दल की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो बाह्य दल इस प्रकार के होंगे इसमें, और हल्के से ग्रीन होते हैं, ये हल्का ग्रीन होते हैं। तो फ्रेंड्स सरसों के पुष्प में जो पीले रंग का पार्ट होता है कोरोला, उसके ठीक नीचे ये कैलिक्स लगे हुए होते हैं, यानी कि बाह्य दल लगे होते हैं। ये हल्के ग्रीनिश कलर के होते हैं। तो बाह्य दलों की जो संख्या है तो आप लिखेंगे इसमें सेपल्स या बाह्य दल की जो संख्या है वो कितनी होगी? 4 होंगी, यानी कि कैलिक्स की संख्या 4 होती है। और ये 2-2 के क्रम में लगे रहते हैं। 2, इनको हम 2+2 भी लिखा हुआ आप लोगों को फ्लोरा फार्मूला लिखेंगे तब ये दिखेगा, यानी कि 2-2 के 2 चक्कर होते हैं, 2 होल्स होते हैं इसमें, 2 होल्स में पाए जाते हैं, 2 चक्रों में पाए जाते हैं। तो सेपल्स इनकी संख्या, और ये सेपल्स जो हैं, ये कैलिक्स जो हैं, इनको क्या कहेंगे? सेपल्स आर फ्री, यानी कि बाह्य दलों की सेपल्स भी कह देते हैं बाह्य दलों को, कैलिक्स को। तो सेपल्स आर फ्री, यानी कि फ्री का मतलब है पृथक दली होंगे ये, और पृथक दली यानी कि आपस में जुड़े हुए नहीं होते ये कैलिक्स। तो इनको हम कहेंगे पृथक दली। और पृथक दली के लिए जो बॉटनिकल टर्म यूज होता है इंग्लिश में, या बॉटनिकल टर्म, तो उनको कहते हैं हम पॉलीपेटलस। तो पॉलीपेटलस होते हैं ये, पॉलीपेटलस होंगे और फ्री होंगे, इनकी संख्या 4 होगी और 2 के चक्रों में होंगे। उसके बाद आता है कि कोरोला। कोरोला की संख्या भी यही होती है। कोरोला के बारे में भी आप लोगों को सिर्फ यही लिखना है फ्रेंड्स। देखेंगे कोरोला जिनको हम कह रहे हैं बाह्य दल, तो बाह्य दलों की जो संख्या होगी सरसों के पुष्प में, तो वो भी बाह्य दल नहीं, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है आपका कोरोला, यानी कि दल। कोरोला को हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं, दलपुंज। और ये जो दल हैं इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। ये येलो कलर के होते हैं और इनकी संख्या भी 4 होगी। तो इनको कोरोला को हम पेटल्स भी कह देते हैं। तो पेटल्स की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और ये जो 4 हैं ये पेटल्स भी क्या होंगे? फ्री होते हैं। तो पेटल्स भी फ्रेंड्स फ्री होंगे, पेटल्स आर फ्री। ये भी पृथक दली होंगे, ये भी आपस में जुड़े हुए नहीं होते। तो इनको भी पृथक दली, इसका मतलब इनको भी हम पॉलीपेटलस कह देते हैं। ये भी पृथक दली होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और जो अगला बिंदु है फ्रेंड्स, एंड्रूसियम आता है। जो 9वां पॉइंट ये हुआ कोरोला, और 10वां पॉइंट होगा एंड्रूसियम। एंड्रूसियम को लिखेंगे फ्रेंड्स। एंड्रूसियम का मतलब है हिंदी में पुमंग। जो फ्लावर की स्ट्रक्चर है तो इसमें एक फीमेल पार्ट होगा, ये जो हमने बनाया है। और इस फीमेल पार्ट से ही क्या निकलते हैं? ये पुमंग निकलते हैं। नर भाग है, और नरों की ये 2 छोटे होते हैं और 4 बड़े होते हैं। तो इनको हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। तो पुमंग की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। पुमंग में 6 स्टामेन होंगे। अकेले को एक को हम स्टामेन कहते हैं, यानी पुंकेसर।
और सामूहिक रूप से 6 के 6 को, ये हम अगर इस तरह से देखें बना के, तो जो 2 छोटे होंगे और इसमें 4 बड़े, तो इस क्रम को हम चतुर्दीर्घी क्रम कहते हैं। चतुर्दीर्घी क्रम। तो स्टैमेन जो होंगे, पुंकेसरों की जो संख्या होगी 6 होगी, यानी कि इनको हम 2+4 भी कह देते हैं। तो 6 होगी संख्या, यानी कि 2 छोटे, 2+4 का मतलब 2 छोटे और 4 बड़े होते हैं, और ये चतुर्दीर्घी क्रम में पाए जाते हैं। और चतुर्दीर्घी क्रम को फ्रेंड्स जो हम कहते हैं वो टेट्रा डायनेमस, बॉटनिकल जो टर्म है उसको कहेंगे टेट्रा डायनेमस क्रम होगा। तो ये कैसे होते हैं? एंड्रोसियम यानी कि स्टामेन किस क्रम में होंगे? टेट्रा डायनेमस होंगे। यही आपको लिखना होता है एंड्रोसियम में। अब एंड्रोसियम के बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट आता है गाइनोसियम या स्त्रीकेसर। तो फ्लावर में जो मादा भाग होता है जिससे फली बनती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम स्त्रीकेसर कहते हैं। फूल के अंदर का ये वाला भाग स्त्रीकेसर कहलाता है, गाइनोसियम। तो गाइनोसियम की क्या विशेषता होती है इसमें, ये देखेंगे। ये गाइनोसियम अगर हम इस तरह से काटें, इसको काटेंगे तो ये राउंड जो दिखाई देगा, तो इसमें 2 कोष्ठक पाए जाएंगे, और दोनों कोष्ठकों के आधारीय भाग से, भित्तीय भाग से, यानी कि अंदर वाली मेम्ब्रेन से क्या निकले होंगे? 2 अंडक भी पाए जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो अंडाशय। इसमें जो गाइनोसियम है तो इसकी विशेषता हो गई, तो सबसे पहली बात तो क्या हो गया? ये बाइकार्पेलरी हो गया। इसको कट किया तो पहला बिंदु हुआ इसका बाइकार्पेलरी। इसको कहते हैं द्विअंडपी। ये द्विअंडपी होता है। और जो इसके अंदर फिर नेक्स्ट जो बिंदु लिखेंगे वो लिखेंगे दूसरा, ओवरी इसकी कैसी होती है? यानी अंडाशय। अंडाशय जो होगा वो होगा सुपीरियर। ओवरी इसकी सुपीरियर होती है। कहने का मतलब ये है, जहां से ये कैलिक्स कोरोला जहां से डेवलप हो रहे हैं, जिस पुष्पासन से, थैलेमस से, तो यहां से ही क्या कैलिक्स कोरोला डेवलप हो रहे हैं। तो कैलिक्स कोरोला के ऊपर ही ओवरी पाई जाती है। बाह्य दलों से और दलों से ऊपर ओवरी अगर स्थित होगी तो इस ओवरी को क्या कहेंगे? ओवरी सुपीरियर, यानी कि अंडाशय जो होगा वो होगा ऊर्ध्ववर्ती। ऐसा अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती कहलाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट। और इसके अलावा दूसरी बात होगी, ये पहले तो यूनिलोक्यूलर होता है, बाद में ये द्विकोष्ठिकी हो जाता है। तो शुरू में, प्रारंभ में जब इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ओवरी कैसी होगी? एक कोष्ठकी होगा ये, यानी यूनिलोक्यूलर होगा अंडाशय, यूनिलोक्यूलर, और एक कोष्ठकी जिसे कहते हैं। और बाद में ये फ्रेंड्स कैसा हो जाता है? बाइलोक्यूलर हो जाता है, द्विकोष्ठकी हो जाता है। ये 2 कोष्ठक इसमें पाए जाते हैं। फ्रेंड्स इसकी विशेषता होती है, जितने कोष्ठक होंगे उतने ही इसमें अंडक पाए जाएंगे, कार्पेल भी उसमें उतने ही होंगे। अब आता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम। इसका जो 12th पॉइंट होगा वो होगा फ्रूट। हाँ, एक बात और रह गया, इसमें जो प्लासेंटेशन होता है, देखिए बाइलोक्यूलर हो गया ओवरी सुपीरियर हो गई, बाइलोक्यूलर हो गया, और ये द्विअंडपी गाइनोसियम यानी स्त्रीकेसर होता है। और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं ये वाली। एक तो ये ओवरी के बारे में भी पूछ लिया जाता है, और प्लासेंटेशन के बारे में बहुत पूछा जाता है। प्लासेंटेशन का मतलब है बीजांड न्यास। प्लासेंटेशन, बीजांड न्यास का मतलब है कि इसमें जो बीजांड न्यास है वो पाया जाता है पैराइटल। इसमें बीजांड न्यास होगा पैराइटल, यानी कि भित्तीय बीजांड न्यास फ्रेंड्स इसमें देखने को मिलता है।
और भित्तीय का मतलब है कि जहां पर ये बीजांड लगे होंगे, कार्पेल अंडक लगे होते हैं, ये अंदर की ओवरी की अंडाशय की अंदर वाली भित्ति पर लगे होते हैं, अंदर वाली भित्ति पर लगे होते हैं, इनर मेम्ब्रेन पर। एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन, तो परिधि पर ही, भित्ति पर ही, अंदर की ऊपर वाली भित्ति, अंदर वाली भित्ति, तो अंदर वाली भित्ति से ही ये लगे रहते हैं। तो इस बीजांडन्यास को क्या कहेंगे? पैराइटल बीजांडन्यास कहा जाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स आता है अगला पॉइंट, इसका फ्रूट जो होता है वो कैसा होता है। देखिएगा फ्रेंड्स, इसके फ्रूट को हम सिलिकुआ कहते हैं। इसके फ्रूट का नाम है सिलिकुआ। ये एक फ्रूट का टाइप है, तो इसका फ्रूट क्या कहलाएगा? सिलिकुआ कहलाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो 13वां बिंदु लिखेंगे, वो लिखेंगे आप फ्लोरल फार्मूला, यानी कि पुष्प सूत्र। फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे तो पुष्प सूत्र जिसको कहा जाता है, हिंदी में पुष्प सूत्र कहेंगे। और ये जो पुष्प सूत्र की जो बात है विशेष, इसको ध्यान रखें आप। जो हमने पुष्प सूत्र लिखा तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? EBR, इब्रेक्टिएट होता है। इब्रेक्टिएट के बाद कॉमा लगा के आप लिखेंगे पुष्प सूत्र को। ये त्रिज्या सम्मित होता है, पुष्प के बारे में ही लिखना होता है। ये द्विलिंगी होता है। और देखिएगा, इब्रेक्टिएट हो गया, त्रिज्या सम्मित हो गया, द्विलिंगी हो गया पुष्प। और इसमें जो कैलिक्स हैं 2+2, यानी कि कैलिक्स की संख्या 4 हो गई, क्योंकि 2-2 के होल्स में पाए जाते हैं। और कोरोला, सी जो है कोरोला से प्रदर्शित, सी का मतलब है कोरोला, के का मतलब है कैलिक्स, तो कैलिक्स 4 हो गई, कोरोला भी 4 हो गए। और फिर आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को 2+4 लिखेंगे, क्योंकि 2 छोटे 4 बड़े इस क्रम में पाए जाते हैं। और उसके बाद आता है गाइनोसियम। और गाइनोसियम कैसा होता है? बाइकार्पेलरी, यानी कि द्विअंडपी होता है। तो इसको हम द्विअंडपी को ब्रैकेट में लिखेंगे। और इसकी ओवरी जो है कैसी होती है? सुपीरियर होती है। तो इसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं, एक रेखा बना देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ओवरी सुपीरियर है। तो फ्रेंड्स इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें हर चीज का महत्व होता है, कोई भी एक्स्ट्रा चिन्ह नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सेम फ्लोरल फार्मूला हो जाता है। और इसी फ्लोरल फार्मूला के आधार पर हम पुष्प आरेख या फ्लोरल डायग्राम भी बना लेते हैं। देखेंगे, देखिए किस प्रकार हम फ्लोरल डायग्राम इसका बनाएंगे। फ्लोरल देखिएगा फ्रेंड्स, हम जब फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं तो फ्लोरल फार्मूला में केवल ये 4 चीजें आती हैं। इन चारों चीजों के बारे में हमें बताना है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम इसका गाइनोसियम बनाएंगे। ये गाइनोसियम बनाते हैं। ये 4वां पॉइंट हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान रखेंगे, 4वां पॉइंट हो जाएगा, जिसको लिखेंगे हम फ्लोरल डायग्राम। पुष्प आरेख, ये हम पुष्प आरेख बनाएंगे। तो पुष्प आरेख में सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं फ्रेंड, हम बनाते हैं गाइनोसियम। तो इसका जो गाइनोसियम है वो कैसा होगा? द्विअंडपी होता है। तो हमने 2 कोष्ठक बना लेंगे। हमने 2 कोष्ठक ही बना लिया, 2 कोष्ठक इसमें पाए जाएंगे। और इसकी अंदर की भित्ति से ही क्या, इसके अंदर 2 कार्पेल पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? द्विअंडपी हो गया। तो 2 अंडक इसमें दिखाई दे रहे हैं, एक ये एक ये, द्विकोष्ठकी भी है और द्विअंडपी भी है। तो 2 भागों में हमने 2 अंडक 2 कार्पेल बना दिए। तो द्विअंडपी ये गाइनोसियम हो गया। ओवरी सुपीरियर है, ये इसमें शो नहीं होता है। अब आता है, देखिए नेक्स्ट जो बात है, जो नेक्स्ट चीज है इसमें लिखेंगे A2+4, यानी कि एंड्रोसियम पुमंग की संख्या कितनी होती है? 2+4 होती है, 2 छोटे 4 बड़े। तो हम इसका जो 4 पहले तो 6 कैसे भी दिखा दें यहाँ पर, सबसे बाद में, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करें हम। तो ये इनको हम इस तरह से दिखा देते हैं। उमंग को हम ऐसे शो करते हैं और 2 उमंग हम अलग थोड़ा सा दिखा सकते हैं। तो 6 हो गए। तो 4 तो ये हो गए बड़े और 2 हो गए छोटे।
तो इस तरह से पुमंग दिखा दिए हमने। 2 + 4 6 हो गई संख्या, 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स हम दिखाएंगे कैलिक्स की संख्या, वो कोरोला की संख्या दिखाएंगे यहाँ पर फ्रेंड्स। तो कोरोला कितने हैं? 4 हैं। तो हम इस यहां निशान लगा लें कि 4 आसानी से, जिससे कोरोला बन जाए इजीली। तो हमने इस तरह निशान लगाए, तो हम यहां पर ये अर्धचंद्राकार दिखाएंगे जिससे कि डायग्राम ठीक से बन जाए। तो ये हमने 4 क्या बना दिए? ये कोरोला की संख्या बना दी और इनको अर्धचंद्राकार दिखा देंगे। इस तरह से हम अलग अलग कलर से भी दिखा सकते हैं एग्जाम में भी, और इसको हम पूरा कलर कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसको पूरे को कलर कर दिया फ्रेंड्स हमने। तो ये कोरोला की संख्या हो गई। कोरोला को हमने जोड़ा नहीं है, क्योंकि जोड़ इसलिए नहीं रहे फ्रेंड्स कोरोला को, क्योंकि कोरोला फ्री होते हैं, पृथक दली होते हैं, इसलिए ये सब क्या है? अलग अलग दिखाए गए हैं। कोरोला के बाद आए, देखिए यहां तक हो गया है हमारा, और उसके बाद आता है देखिए कैलिक्स। तो कैलिक्स को हम 2 + 2 2 चक्करों में होता है, लेकिन हम 4 सीधे दिखाएंगे। तो 4 कैलिक्स, एक यहां पर हो जाएगा, एक कैलिक्स ये हो गया, एक कैलिक्स ये हो गया, और एक कैलिक्स ये हो जाता है। ये कैलिक्स हो गए ग्रीन कलर के, जो सबसे लास्ट में होते हैं, और इनको हम इस तरह से अलग कलर से दिखा सकते हैं। इनको इस तरह से बनाया जाता है, थोड़ा सा नुकीला सा बना दिया जाता है, तो ये इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। तो यहां तक ये कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद ये पुष्प त्रिज्या सममित है या नहीं है, उसको हम सबसे ऊपर दिखा देते हैं। ये पुष्प होता है त्रिज्या सममित, तो इसके ऊपर लिख देते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स पुष्प आरेख भी बन गया, फ्लोरल फार्मूला ये हो गया, और फ्लोरल डायग्राम ये इस प्रकार बन जाता है। अब आते हैं देखिए इस फैमिली के 5 प्लांट्स के नेम, जो 15वां और लास्ट पॉइंट होगा इसका, कि आर्थिक महत्व के 5 पौधों के नाम आपको लिखने हैं। 5 प्लांट्स के जो बॉटनिकल नेम है। तो पहला होगा बॉटनिकल नेम ऑफ 5 प्लांट्स। आप लिखेंगे बॉटनिकल नेम्स ऑफ 5 प्लांट्स। तो पहला होगा ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, जिसको हम पीली सरसों कहते हैं, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। और इसको हम कहते हैं येलो मस्टर्ड, यानी कि पीली सरसों। तो पीली सरसों हो गया एक पौधा। इनके बाद ये कंप्लीट हो जाता है ये टॉपिक फ्रेंड्स। और दूसरा लिखेंगे हम, दूसरी ब्रेसिका की प्रजाति है फ्रेंड्स, ब्रेसिका की जो निग्रा, ब्रेसिका निग्रा होती है अगली प्रजाति का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और जीनस का नेम जो है वो कैपिटल लेटर से, और स्मॉल लेटर से प्रजाति का नाम। ये ब्लैक मस्टर्ड होती है, काली सरसों, जिसको हम लेटा के नाम से भी जानते हैं। तो ये ब्लैक मस्टर्ड हो गई। और ब्लैक मस्टर्ड के बाद जो फ्रेंड्स और जो इसके पौधे हैं, ब्रेसिया जंसिया, ब्रेसिका अगला जो पौधा है इसका नाम है ब्रेसिका जंसिया। तो ब्रेसिका जंसिया जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसको हम इंडियन मस्टर्ड कह देते हैं। इंडियन मस्टर्ड यानी कि देसी सरसों, और इसको राई भी कहा जाता है, राई गोभी या राई। इसका प्रयोग मसाले के रूप में भी करते हैं हम, राई का यूज मसाले के रूप में भी फ्रेंड्स किया जाता है। और एक प्लांट से आइबेरिस अमारा, जिसको हम कैंडी टफ्ट भी कहते हैं। आइबेरिस अमारा नाम का एक पौधा है, आइबेरिस अमारा, और ये कैंडी टफ्ट भी कह देते हैं इसको। और ये कैंडी टफ्ट जो पौधा है ये सजावटी होता है, यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्रूसिसिम ब्रियम ऑफिसिनेल, और इसको हम
खूब कला के नाम से जानते हैं, जिसको हम खूब कला कहते हैं। और खूब कला का जो यूज है वो फीवर में भी किया जाता है। और इसके अलावा जो इसके तने हैं, इसके जो स्टेम हैं, उसके स्टेम को हम स्कर्वी रोग में स्टेम एंड लीव्स दोनों को ही लीव्स इन दोनों को हम स्कर्वी रोग में भी प्रयोग में लाते हैं। स्कर्वी रोग जो विटामिन सी की कमी से हो जाता है, तो इसके पत्तों को हम इस तरह से यूज भी करते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो फैमिली है वो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ ब्रेसिकेसी फैमिली आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर इस टॉपिक में कहीं आपको कंफ्यूजन है या आपको कैसा लगा, पसंद आया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।